लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुकी। दरवाजा खुला और सामने वही आदमी खड़ा था जिससे बचने के लिए मुंबई अंडरवर्ल्ड के कई नाम रास्ता बदल लेते थे। समद अब्दुल रहीम खान, जिसे लोग समद पठान कहते थे, कुछ सेकंड के लिए वहीं जम गया, क्योंकि उसके सामने कोई पुलिस टीम नहीं थी, कोई अदालत का वारंट नहीं था, कोई पुराना दुश्मन भी नहीं था। सामने खड़ा था दाऊद इब्राहिम, उसके साथ छोटा राजन और हथियारबंद लोग थे। ये वही समद था जिसे मुंबई अंडरवर्ल्ड में बिगड़ा नवाब कहा जाता था। 28 साल की उम्र में उसने अपराध की दुनिया में ऐसी बदनामी हासिल कर ली थी जहां डर ही उसकी पहचान बन चुका था। हत्या, वसूली, सुपारी, धमकी, जेल के अंदर दरबार और कानून से बच निकलने की आदत। समद को लगता था कि उसे कोई छू नहीं सकता। लेकिन 4 अक्टूबर 1984 को सिक्का नगर की उस लिफ्ट के बाहर उसका पूरा भ्रम टूटने वाला था। दाऊद इब्राहिम आमतौर पर अपने दुश्मनों को हटाने के लिए अपने लोगों का इस्तेमाल करता था, लेकिन समद खान के मामले में कहानी अलग थी। सवाल यह था कि आखिर समद ने ऐसा क्या कर दिया था कि दाऊद को खुद सामने आना पड़ा, और मुंबई के पुराने अंडरवर्ल्ड से निकला यह बिगड़ा नवाब आखिर अपनी ही बनाई दहशत में कैसे फंस गया। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप ऐसे ही गंभीर और इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो रिवीलिंग आईज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक क्रिमिनल की मौत नहीं है, बल्कि मुंबई अंडरवर्ल्ड की उस पीढ़ी की कहानी है जहां पुराने नियम टूट रहे थे और नए गैंगस्टर सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने लगे थे। समद अब्दुल रहीम खान यानी समद पठान मुंबई अंडरवर्ल्ड में करीम लाला के परिवार से जुड़ा हुआ नाम था। वह करीम लाला के सगे भाई रहीम खान का बेटा था। यही रिश्ता उसके लिए लंबे वक्त तक एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता रहा। लोग उसे सिर्फ उसके अपराधों की वजह से नहीं, बल्कि करीम लाला के नाम की वजह से भी पहचानते थे। यह वह दौर था जब मुंबई अंडरवर्ल्ड अपनी पुरानी पीढ़ी से आगे बढ़ रहा था। हाजी मस्तान, करीम लाला और वृद्धराजन मुदलियार जैसे नाम पहले ही शहर के अपराध जगत में अपनी गहरी छाप छोड़ चुके थे। लेकिन वक्त बदल रहा था। हाजी मस्तान अब पहले की तरह सक्रिय नहीं थे। वृद्धराजन मुदलियार दक्षिण भारत की तरफ जा चुके थे। करीम लाला का असर जरूर था, लेकिन उनकी अगली पीढ़ी अब पुराने नियमों से आगे निकलकर ज्यादा आक्रामक रास्ते पर चल रही थी। इसी दौर में पठान गैंग का नाम उभर रहा था। यह गैंग पाकिस्तान की सीमा से जुड़े इलाकों में ड्रग्स की स्मगलिंग से लेकर मुंबई में अपने नेटवर्क को मजबूत करने तक कई तरह के कामों में शामिल बताया जाता था। दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी धीरे धीरे बेहद ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आगे बढ़ रही थी। डी कंपनी ने भी स्मगलिंग के रास्तों पर पकड़ बनानी शुरू कर दी थी और गुजरात के समुद्री तटों के जरिए अवैध सामान मुंबई लाने का नेटवर्क मजबूत किया जा रहा था। यहीं से मुंबई में 2 अलग अलग आपराधिक ताकतें आमने सामने आने लगी। एक तरफ पुराने पठान नेटवर्क का प्रभाव था, दूसरी तरफ दाऊद की नई और तेज रफ्तार डी कंपनी थी। और इसी टकराव के बीच समद खान का नाम लगातार ऊपर आ रहा था। समद खान पैसा लेकर हत्या करने वाला आदमी था। उस वक्त के अपराध जगत में उसे सबसे महंगे सुपारी किलर्स में गिना जाता था। बताया जाता है कि वह एक सुपारी के लिए कम से कम 2.5 से 5 लाख रुपए तक लेता था। उस समय के हिसाब से यह रकम बहुत बड़ी थी, लेकिन समद की पहचान सिर्फ पैसे लेकर हत्या करने तक सीमित नहीं थी। उसका असली डर उसके शॉर्ट टेम्पर, बेरहम रवैये और बेकाबू व्यवहार में था। समस्या यह थी कि समद जब भी कोई अपराध करता, उसका नाम सीधे करीम लाला से जोड़ दिया जाता। अपराध समद करता था, लेकिन पुलिस पूछताछ के लिए करीम लाला को उठा लेती थी। इससे करीम लाला की साख पर असर पड़ता था और पुलिस का दबाव भी उन्हीं पर आता था। एक बार समद एक हत्या के मामले में फरार था। पुलिस ने करीम लाला को थाने बुला लिया। उन्हें साफ चेतावनी दी गई कि अगर समद ने सरेंडर नहीं किया तो समद के साथ साथ करीम लाला को भी आरोपी बनाया जा सकता है। यह बात अब सिर्फ परिवार की इज्जत का मामला नहीं रह गई थी, यह सीधे कानून और अंडरवर्ल्ड की पावर इक्वेशन से जुड़ गई थी। करीम लाला ने थाने से ही हाजी मस्तान तक बात पहुंचाई। हाजी मस्तान के जरिए संदेश समद तक गया। आखिरकार समद इस शर्त पर सरेंडर करने के लिए तैयार हुआ कि उसे जल्द ही जेल से बाहर निकलवा लिया जाएगा। उसने सरेंडर किया, लेकिन करीब 2 महीने बाद उसे बेल मिल गई। बेल पर बाहर आते ही समद ने रास्ता नहीं बदला। वह फिर वही काम करने लगा। मारपीट, हत्या, लूट, अवैध वसूली और धमकी। कानून से निकल जाना उसके लिए जैसे एक आदत बन चुकी थी।
हर बार वह बच निकलता और हर बार उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता। समद की बर्बरता का एक बड़ा उदाहरण होटल सी रॉक से जुड़ा बताया जाता है। उसे एक व्यक्ति की सुपारी दी गई थी। टारगेट का नाम रणवीर जैन बताया गया। जानकारी मिली कि वह मुंबई के बांद्रा स्थित सी रॉक होटल में रुका हुआ है। यही सी रॉक होटल बाद में 1993 के मुंबई धमाकों के संदर्भ में भी चर्चाओं में आया, जब दाऊद इब्राहिम एंड कंपनी और पाकिस्तान की ISI का नाम सामने आया। समद सीधे होटल सी रॉक के रिसेप्शन पर पहुंचा। उसने रिसेप्शनिस्ट से मिस्टर जैन का रूम नंबर मांगा। रिसेप्शनिस्ट ने जानकारी देने से मना किया। समद ने बिना ज्यादा बात किए अपनी बंदूक निकाली और रिसेप्शन काउंटर पर रख दी। बंदूक देखते ही रिसेप्शनिस्ट डर गया। उसने रजिस्टर खोला, मिस्टर जैन के नाम से एंट्री देखी और समद को रूम नंबर बता दिया। समद वहां से निकल गया। वह अपने अड्डे पर पहुंचा और रात होने का इंतजार करने लगा। रात करीब 12 बजे मुंबई अपनी रफ्तार में चल रही थी और उसी वक्त समद अपने साथियों के साथ होटल सी रॉक की तरफ बढ़ रहा था। होटल पहुंचकर वह कॉरिडोर से गुजरता हुआ सीधे उस रूम के दरवाजे पर गया। उसने नॉक किया। अंदर से दरवाजा खुला और उसी पल समद ने दरवाजे को धक्का दिया और कमरे में जबरन दाखिल हो गया। उसके साथी भी साथ थे। अंदर पहुंचते ही उन्होंने उस व्यक्ति को पीटना शुरू कर दिया। पीड़ित को समझ ही नहीं आया कि ये लोग कौन हैं और उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है। कुछ देर बाद समद ने अपने साथियों को रोका। फिर उसने उस व्यक्ति को अपमानित किया और जबरन बॉलीवुड सॉन्ग्स पर नाचने के लिए मजबूर किया। यह सिलसिला रात भर चला। सुबह होने से पहले समद ने उसकी हत्या कर दी और वहां से चला गया। लेकिन असली झटका उसे बाद में लगा। जब समद अपने अड्डे पर पहुंचा और उसने अखबार देखा तो उसे पता चला कि उसने गलत आदमी को मार दिया था। जिसे मारने की सुपारी दी गई थी वह रणवीर जैन था, लेकिन मारा गया व्यक्ति टेक्स मैको कंपनी का एग्जीक्यूटिव SK जैन था। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में यह बहुत बड़ी भूल थी। एक सुपारी किलर के लिए गलत टारगेट को मार देना उसकी रेपुटेशन पर सीधा धक्का था। समद को अपनी गलती पर गुस्सा आया, लेकिन पश्चाताप नहीं। उसने इस गलती को सुधारने का फैसला किया। वह फिर होटल सी रॉक गया। इस बार उसने सही टारगेट रणवीर जैन का रूम नंबर पता किया और अपने साथियों के साथ मिलकर रणवीर जैन की भी हत्या कर दी। यह घटना सिर्फ एक एग्जाम्पल थी कि समद खान किस स्तर की बेरहमी और लापरवाही से काम करता था। उसके लिए इंसान की जान सिर्फ एक काम की तरह थी, लेकिन उसकी क्रूरता यहीं तक सीमित नहीं रही। समद अक्सर सोनिया महल नाम के डांस बार में जाता था। बताया जाता है कि सोनिया महल मुंबई के शुरुआती डांस बार्स में से एक था। वह वहां शराब पीता, बार डांसर्स को देखता और अपने साथी अंजुम पहलवान के साथ बैठकर शर्त लगाता। अगर उसे स्टेज पर कोई लड़की पसंद आ जाती तो वह उसे अपनी इच्छा से नहीं बल्कि अपनी ताकत से हासिल करने की कोशिश करता। यहां एक बात समझनी जरूरी है, डांस बार में काम करने वाली हर लड़की देह व्यापार से जुड़ी हो यह जरूरी नहीं था। कई लड़कियां सिर्फ नाचकर पैसे कमाने आती थीं, लेकिन ऐसे माहौल में ताकतवर अपराधी अक्सर उनकी मजबूरी को अपनी मनमानी का मौका समझते थे। एक बार समद अपने साथी अंजुम के साथ सोनिया महल में बैठा था। स्टेज पर नाचती हुई एक लड़की उसे पसंद आ गई। उसने उसे सबके सामने स्टेज से उठा लिया और अपने साथ ले गया। वहां मौजूद लोग देखते रहे, लेकिन कोई उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया। समद उस लड़की को वर्सोवा के एक फ्लैट में ले गया। यह फ्लैट उसकी गर्लफ्रेंड का बताया जाता था। वहां उस लड़की के साथ जबरदस्ती की गई, जबकि अंजुम बाहर पहरा देता रहा। कई घंटे बाद जब समद बाहर निकला, लड़की अंदर ही थी। दूसरी तरफ जब वह लड़की घर नहीं पहुंची तो उसके पिता ने तलाश शुरू की। उन्हें पता चला कि उनकी बेटी सोनिया महल बार में डांस करने जाती थी। वह पिता सीधे बार पहुंचे और स्टाफ से अपनी बेटी के बारे में पूछा। वहां से उन्हें जो जानकारी मिली उसने उन्हें तोड़ दिया। वह रोते हुए नजदीकी कोलाबा पुलिस स्टेशन पहुंचे। उस वक्त इस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इसाक बागवान थे। इसाक बागवान समद खान को अच्छी तरह जानते थे। जैसे ही उन्होंने समद और उस लड़की का नाम सुना, उन्हें अंदाजा हो गया कि समद उसे कहां ले गया होगा। इसाक बागवान तुरंत अपनी टीम लेकर उस फ्लैट पर पहुंचे। जब पुलिस अंदर गई तो लड़की एक कोने में रोती हुई मिली। उसे तुरंत मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अस्पताल भेजा गया। इसके बाद समद और उसके साथी अंजुम को अरेस्ट किया गया। समद ने गिरफ्तारी का विरोध नहीं किया, शायद इसलिए क्योंकि उसे कानून से डर नहीं था। उसे लगता था कि कुछ दिनों में
वह फिर बाहर आ जाएगा। और हुआ भी लगभग वही। लड़की के पिता ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई ऑफिशियल कंप्लेंट आगे नहीं बढ़ी। ऐसे में पुलिस के पास समद को लंबे वक्त तक जेल में रखने का आधार कमजोर पड़ गया। यहां सवाल यह नहीं था कि अपराध हुआ या नहीं, सवाल यह था कि पीड़ित परिवार बयान देने से पीछे क्यों हट गया। उस दौर के माहौल को देखते हुए इसका जवाब समझना मुश्किल नहीं था। समद जैसे आदमी के खिलाफ खड़ा होना सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं था, यह अपनी जान, परिवार और भविष्य को खतरे में डालने जैसा था। समद फिर आजाद हो गया, लेकिन जेल में रहना भी उसके लिए सजा जैसा नहीं था। 1983 और 1984 के आसपास जब उसे मुंबई की सेंट्रल जेल में रखा गया तो उसने वहां भी अपना अलग सिस्टम बना लिया। उसे पता था कि जेल में दाऊद इब्राहिम के लोग भी मौजूद हैं। उसके और दाऊद के गैंग के बीच दुश्मनी थी, फिर भी वह जेल में अपना प्रभाव बढ़ाने लगा। समद ने जेल स्टाफ से ऐसी सेटिंग बनाई कि उसे जेल के अंदर भी खास सुविधाएं मिलने लगी। गर्म पानी, मनपसंद खाना, चिकन बिरयानी, टेलीविजन और अंदर बैठकर वसूली का रैकेट चलाने की आजादी। धीरे धीरे जेल में उसका दरबार लगने लगा। जिस मामले में वह जेल गया था वह पासपोर्ट एजेंट राजा सिंह ठाकुर की हत्या से जुड़ा था। इस मामले में 2 आई विटनेस थे, गुलाम हुसैन और नासिर हुसैन। यही 2 गवाह अदालत में उसके खिलाफ सबसे बड़ा खतरा थे और समद यह जानता था। बताया जाता है कि उसने जेल के अंदर ही दोनों गवाहों को अपने दरबार में बुलवाया। जब वे पहुंचे तो उन्हें अपमानित किया गया। जेल के नाई को बुलाकर उनके सिर मुंडवा दिए गए, दाढ़ी मुंह छटवा दी गई, यहां तक कि आईब्राव भी कटवा दी गई। इसके बाद समद ने उन्हें धमकी दी कि अगर वे अदालत में उसके खिलाफ गवाही देने पहुंचे तो अगली बार अंजाम और भी खतरनाक होगा। इसके बाद दोनों गवाह अदालत में गवाही देने पहुंचे ही नहीं। अदालत इंतजार करती रही और आखिरकार इस मामले में समद खान बरी हो गया। समद पर 2 बार नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA भी लगाया गया, लेकिन उसके कनेक्शन इतने मजबूत थे कि वह इस कानून से भी बच निकला। पुलिस कोशिश करती रही, उसके खिलाफ मजबूत केस बनाकर अदालत में पेश करती रही, लेकिन समद किसी न किसी लूप होल का फायदा उठाकर बाहर निकल आता। वह सिर्फ बेरहम नहीं था, वह चालाक भी था और अपने फायदे के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता था। शिल्पा जावेरी समद खान से प्रेम करती थी। वह बेहद अच्छी कार ड्राइवर बताई जाती थी। साल 1983 में पुलिस समद को कोर्ट में पेश करने के लिए लेकर जा रही थी। सिटी सिविल कोर्ट के ऑपोजिट रोड पर पुलिस की दूसरी टीम भी मौजूद थी, जो उसे एक दूसरे मामले में अरेस्ट करने के लिए तैयार थी। समद को इस प्लानिंग की खबर लग चुकी थी। उसने शिल्पा के साथ भागने का प्लान बनाया। शिल्पा एक कार लेकर वहीं मौजूद थी। जैसे ही उसने देखा कि पुलिस समद को कोर्ट से बाहर ला रही है, उसने तेज रफ्तार में कार पुलिस टीम की तरफ दौड़ा दी। कार इतनी तेजी से आई कि पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए फुटपाथ की तरफ हट गए। समद सड़क पर खड़ा रह गया। शिल्पा ने कार उसके पास रोकी। समद तुरंत कार में बैठ गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि पुलिस कुछ समझ ही नहीं पाई। फिर शिल्पा ने कार मोड़ी, पुलिस टीम के सामने से निकली और हाथ हिलाते हुए वहां से फरार हो गई। पुलिस ने पीछा किया, लेकिन शिल्पा की ड्राइविंग स्किल के सामने पुलिस ड्राइवर कमजोर पड़ गया। समद शिल्पा से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उससे शादी कर ली। दोनों साथ रहने लगे, लेकिन समद जैसे आदमी से वफादारी की उम्मीद करना शिल्पा की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। आगे चलकर रिश्ते में दरार आई और दोनों अलग हो गए। अब सवाल यह है कि इन सब का दाऊद इब्राहिम से क्या संबंध था? मुंबई अंडरवर्ल्ड में हर अपराधी तब तक दूसरे अपराधी के लिए खतरा नहीं बनता जब तक दोनों के रास्ते आपस में टकराने न लगे। समद अब एम्बिशियस हो चुका था। वह सिर्फ एक सुपारी किलर नहीं रहना चाहता था, उसे मुंबई का बड़ा डॉन बनना था। दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम को शक था कि उसके भाई शब्बीर कास्कर की हत्या में समद का भी हाथ था। यह शक ही दाऊद के लिए काफी था। वह समद को खत्म करना चाहता था, लेकिन एक चीज उसे रोक रही थी, करीम लाला का सम्मान। दाऊद करीम लाला का लिहाज करता था और समद करीम लाला के परिवार से जुड़ा था। यही वजह थी कि दाऊद सीधे कदम उठाने से बच रहा था, लेकिन समद के अपराधों से खुद करीम लाला भी परेशान हो चुके थे। हाजी मस्तान की सलाह पर करीम लाला ने अखबार में सूचना छपवाई। उसमें साफ लिखा गया कि करीम लाला का अब समद खान से कोई लेना देना नहीं है। समद के किसी भी अपराध से करीम लाला का कोई संबंध नहीं माना जाए। यह सिर्फ एक पब्लिक नोटिस नहीं था,
यह अंडरवर्ल्ड की भाषा में प्रोटेक्शन हटाने की घोषणा थी। अब तक समद को उसके चाचा करीम लाला के नाम का फायदा मिल रहा था, लेकिन इस सूचना के बाद वह अकेला पड़ गया। दाऊद के लिए रास्ता खुल चुका था। डी कंपनी के लोग कभी भी उसे निशाना बना सकते थे। समद ने हालात समझ लिए। उसने दाऊद इब्राहिम की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का फैसला किया। वह दाऊद से मिलने गया। उसने कहा कि शब्बीर कास्कर की हत्या में उसका कोई रोल नहीं था। उसने पुरानी बातों के लिए माफी भी मांगी। दाऊद उसकी हिम्मत देखकर प्रभावित हुआ। दोनों के बीच समझौता हो गया। ऐसा लगा कि मामला शांत हो जाएगा, लेकिन समद अपने वादे पर टिक नहीं पाया। ठीक अगले दिन दाऊद का भाई नूरा एक बार में शराब पी रहा था। समद भी वहीं पहुंच गया। उसी दौरान किसी ने समद को बताया कि नूरा उसके बारे में गलत बातें कर रहा है। समद का गुस्सा भड़क गया। उसने नूरा को बुरी तरह पीटा। हालत इतनी गंभीर हो गई कि नूरा लगभग मरने की स्थिति में पहुंच गया। जब दाऊद को यह खबर मिली तो उसका गुस्सा अपनी सीमा पार कर गया, लेकिन उसने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दाऊद का तरीका अलग था। वह जल्दबाजी में नहीं, प्लानिंग के साथ वार करता था। अब उसके दिमाग में समद खान को पूरी तरह खत्म करने का प्लान बनने लगा। 4 अक्टूबर 1984। समद खान अपने सिक्का नगर वाले घर में था। उसके साथ बॉडीगार्ड था और गर्लफ्रेंड भी मौजूद थी। वह बेफिक्र था। शायद उसे लगता था कि दाऊद से समझौते के बाद खतरा टल चुका है, लेकिन असली खतरा अब शुरू हुआ था। समद सिगरेट पीते हुए अपने फ्लैट से बाहर निकला। वह लिफ्ट में गया। लिफ्ट नीचे की तरफ चल पड़ी। कुछ ही सेकंड में लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची। दरवाजा खुला और सामने दाऊद इब्राहिम खड़ा था। उसके साथ छोटा राजन और हथियारबंद लोग थे। समद के पास संभलने का वक्त नहीं था। दाऊद और उसके लोगों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां तब तक चली जब तक समद जमीन पर गिरकर पूरी तरह खत्म नहीं हो गया। यह वही आदमी था जो दूसरों को डराकर जीता था, लेकिन आखिरी वक्त में वह खुद उसी डर के सामने खड़ा था जिसे उसने सालों तक दूसरों पर थोपा था। समद खान की मौत की खबर जब करीम लाला तक पहुंची तो वह दुखी हुए। आखिर समद उनका भतीजा था, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता था। करीम लाला ने खुद उसे अपने संरक्षण से अलग कर दिया था, और अंडरवर्ल्ड में एक बार प्रोटेक्शन हट जाए तो दुश्मनों को रोकना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुंबई पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, दाऊद कहां है? दाऊद इब्राहिम पुलिस की पकड़ से दूर जा चुका था, और समद खान की हत्या सिर्फ एक गैंगवार की घटना नहीं रही। यह मुंबई अंडरवर्ल्ड के बदलते दौर की निशानी बन गई। पुराने नाम पीछे हट रहे थे, नई ताकतें सामने आ रही थीं, और इस नई दुनिया में लिहाज, रिश्ते और पुराने नियम ज्यादा देर टिकने वाले नहीं थे। समद खान की कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन मुंबई अंडरवर्ल्ड की लड़ाई यहां से और ज्यादा खतरनाक हो गई। आपकी नजर में समद खान के अंत की सबसे बड़ी वजह क्या थी? उसकी बेरहमी, उसका अहंकार, या दाऊद से टकराने की गलती? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्रीज के लिए रिवीलिंग आइज को सब्सक्राइब कर लीजिए।